नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। प्रयागराज में तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव के समापन समारोह में वर्चुअल शामिल हुए उत्तराखंड सीएम धामी। इंडिया थिंक काउंसिलिंग का जताया आभार, कहा यह कार्यक्रम परंपराओं का संगम। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के बनेंगे प्रमाण पत्र। सरकारी नौकरियों में मिलेगा क्षितिज आरक्षण का लाभ। कांग्रेस ने किया सरकार के फैसले का स्वागत। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री ने की शिरकत। 1172 विद्यार्थियों को दी गई उपाधि। लोहाघाट में बीच सड़क पर खराब हुई उत्तराखंड रोडवेज की बस। करीब 3 किलोमीटर लंबा लगा जाम। फंसे स्कूली बच्चे, यात्री 1 घंटे तक फंसे रहे वाहन। लोहाघाट में जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का शुभारंभ। विभाग वहन कर रहा है खिलाड़ियों का सारा खर्च। पहले दिन कराटे खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित तृतीय कुंभ कॉन्क्लेव के समापन समारोह को वर्चुअली रूप से संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता, आध्यात्मिकता के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है, जिसके आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने इंडिया थिंक काउंसिलिंग का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिवेणी की यह भूमि गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों की संगम स्थली के साथ हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का भी संगम है। यहाँ होने वाला कुंभ धार्मिक स्नान, पाप मुक्ति के साथ ही व्यक्ति को आत्मिक, वैचारिक और मानसिक शुद्धि भी प्रदान करता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के संगम की इस पुण्य धरा पर आयोजित कुंभ कॉन्क्लेव में आप सबके साथ जुड़ने का, विचार साझा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये कुंभ कॉन्क्लेव भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता के मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रभावशाली मंच है। मैं इस अद्वितीय आयोजन के लिए इंडिया थिंक काउंसिल की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, त्रिवेणी की ये भूमि न केवल गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों की संगम स्थली है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का भी संगम है। यहाँ होने वाला ये धार्मिक स्नान या पाप केवल एक पाप मुक्ति का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी सनातन परंपरा है जो व्यक्ति को आत्मिक, वैचारिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करती है। ऋषिकेश एक्सीडेंट हादसे में यूकेडी के दिवंगत नेता त्रिवेंद्र पवार के परिवार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश स्थित दिवंगत त्रिवेंद्र पवार के घर पहुंच गए और उनको संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यूकेडी के त्रिवेंद्र पवार जी की राज्य आंदोलनकारियों के रूप में राज्य निर्माण में अहम भूमिका थी। उनके निधन से राज्य को बड़ी क्षति हुई है और मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हादसे की न्यायिक जांच होगी। बहुत बड़ी क्षति है और श्री स्वर्गीय त्रिवेंद्र सिंह पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है, एक अपूर्णीय क्षति है और दुर्घटना हुई है। उसकी जांच के लिए पहले ही आदेश कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सभी इस अवसर पर दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस जो असमय कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उत्तराखंड में अब राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के प्रमाण पत्र बनेंगे, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में 10% क्षितिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य में 11,000 से अधिक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित अपने जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से इसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य जो है
बड़े संघर्षों के बाद हम सबको मिला है। और जिन जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने, जिन व्यक्तियों ने उस संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको चिन्हित करने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो 2007 में जनरल खंडूरी की सरकार हो, उस समय उत्तराखंड आंदोलनकारी परिषद बनाना हो, या इस समय धामी जी के द्वारा जिस प्रकार से जो आंदोलनकारी हैं उनके पेंशन को उनके आश्रितों को देना हो, इन सब चीज़ों पर बखूबी हमारी सरकारों ने काम किया। इन सब लोगों को चिन्हित किया गया। निश्चित रूप से जो क्षैतिज आरक्षण की बात भी जो हमारी सरकार ने की है, उस पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम धामी जी ने लिए थे। 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को पहले मिलता था। एक याचिका के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हुई थी। दोबारा से सरकार ने 10% क्षैतिज आरक्षण देने का वादा किया और इसके लिए राज्य आंदोलनकारियों को, कांग्रेस पार्टी को लंबा संघर्ष करना पड़ा। सरकार के दरवाजे पर कई प्रदर्शन हुए, आमरण अनशन तक हमारे राज्य आंदोलनकारियों को करना पड़ा। अब इस पर शासनादेश जारी हो गया, अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। अब देखते हैं राज्य आंदोलनकारियों को इसका कितना लाभ मिलता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा की गई तो निश्चित तौर पर फिर से राज्य आंदोलनकारियों का आक्रोश बढ़ेगा। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में 36वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में सीडीएस, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सहित विश्वविद्यालय के डीन, डायरेक्टर मौजूद रहे। सीडीएस अनिल चौहान और कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले पद्मश्री से सम्मानित प्रेमचंद्र शर्मा को मानद उपाधि से नवाजा गया, जिसके बाद एक छात्र को कुलाधिपति गोल्ड पदक सहित 1172 विद्यार्थियों को उपाधि और दीक्षा दी गई। इस अवसर पर सर्वोत्तम एक विद्यार्थी दीक्षा उप्रेती को कुलाधिपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त कुलपति के 15 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक एवं 12 कांस्य पदक भी। का दिन था कि आज जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के 36वें कन्वोकेशन सेरेमनी को रूप दिया गया। आज के दिन में 1172 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई और 81 को मेडल से नवाजा गया। लेकिन बहुत खुशी की बात थी कि हमारी बेटियां एक बार फिर एक जीत हासिल की। उन्होंने 61% जो हमारे मेडल विनर्स थे उसमें हमारी बेटियां। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया कि किस प्रकार से जो फूड सिक्योरिटी के इलाके के अंदर में जीबी पंत अपना एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर में एक क्रांति ला सकते, किस प्रकार सीड्स के ऊपर में, फसलों में, उत्पादन में किस प्रकार से एक। उत्तराखंड परिवहन निगम की खटारा बसों को खराब होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार सुबह 8:30 बजे के लगभग लोहाघाट से टनकपुर की ओर जा रही लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस लोहाघाट बस अड्डे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर बीच सड़क पे खराब हो गई। इससे लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम में सैकड़ों स्कूली बसें और यात्री फंस गए। जब काफी देर तक जाम नहीं खुला तो मल्लिका अर्जुन स्कूल के बच्चे पैदल स्कूल को रवाना हुए। जाम के कारण डाक बंगला सड़क में भी लोगों को जाम से जूझना पड़ा। लगभग 1 घंटे बाद किसी तरह बस को सड़क से हटाया गया। रुद्रपुर जिला मुख्यालय में कई दिनों से डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों द्वारा किया जा रहा अनशन भाजपा नेता के प्रयास के बाद समाप्त हो गया। अनशनकारी महिलाओं को जूस पिलाकर भाजपा नेता विकास शर्मा ने उनका अनशन खत्म करा दिया। डॉल्फिन मजदूरों का आमरण अनशन और धरना भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा द्वारा मीडिया के समक्ष अनशनकारी महिला एवं मजदूरों की कार्यबहाली कराने के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। निर्णय लिया गया कि कंपनी प्रबंधक से वार्ता के बाद धीरे धीरे सभी कर्मचारियों को काम पर भेज दिया जाएगा। पहले चरण में सभी महिला मजदूर और विकलांग मजदूरों की कार्यबहाली की जाएगी। उसके पश्चात अन्य चरणों में शेष मजदूरों की भी कार्यबहाली की जाएगी। छोटे मोटा बीच में तनाव आ रहा था, जो छोटी मोटी बातें थी जिसपे इनकी लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई है। वो प्रबंधन ने भी मुझे पूरा भरोसा दे दिया है कि वो सारी बातें मानने को तैयार हैं। इधर से कर्मचारी भी तैयार है कि हम बैठ के अब वार्ता करेंगे और बात के साथ काम करेंगे।
उनकी तरफ से भी बड़ा दिल किया उन्होंने, उनके प्रबंधन ने। उन्होंने भी कहा है कि हम लोगों को थोड़े लोगों को अंदर करते जाएंगे और जो लोग अच्छा काम करते जाएंगे उनको आगे बढ़ाते जाएंगे और हम धीरे धीरे करके अपने सारे मजदूरों को ले लेंगे, क्योंकि अभी कुछ उन्होंने मजदूर नए भी रख लिए हैं, ये हड़ताल पे थे। महामंडलेश्वर पायलट बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य ब्रह्मानंद गिरी ने पायलट बाबा आश्रम के संतों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पायलट बाबा के इलाज में लापरवाही बरती गई और उपचार के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई। इसके साथ ही आश्रम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर खुर्द-बुर्द करने के भी आरोप लगाए गए। शिष्य द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी आरोपियों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रामनगर पालिका प्रशासन के द्वारा नगर क्षेत्र में भवन कर में इस बार 10% की वृद्धि कर इसकी वसूली करनी शुरू कर दिया, जिसका लोगों ने विरोध कर नगर पालिका प्रशासन से इस वृद्धि को वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा हर 5 वर्ष में नगर का सर्वे करवाकर भवन कर में 10% की वृद्धि की जाती है, लेकिन लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस बार बिना सर्वे किए बिना 10% की भवन कर में जो वृद्धि की गई है वह पूरी तरह से जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि आज सरकार मनमर्जी से टैक्स बढ़ाकर जनता को लूटने का काम कर रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। वहीं मामले में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने बताया कि पालिका द्वारा निदेशालय से दिए गए निर्देशों के क्रम में यह वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि यदि इसके बावजूद भी टैक्स वृद्धि को लेकर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी लिखित आपत्ति नगर पालिका में दर्ज करवा सकते हैं, जिनका सर्वे करवाकर उनकी आपत्ति का समाधान किया जाएगा। पालिका द्वारा हर 5 वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है जो भवन कर में लगता है। इनने कोई सर्वे किए बिना उसको कर का निर्धारण कर दिया, 10% बढ़ा दिया। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनने पिछले 5 सालों में लगातार यहाँ नगर पालिका में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारा कर कम किया जाए, लेकिन उनका कोई कर कम करने का प्रावधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगले 5 साल में आपका कर कम किया जाएगा, तब नया सर्वे होगा। आज नया सर्वे नहीं किया, उनका टैक्स फिर बढ़ गया है। मेरे पे भी वो अभी मेरे पे पड़े हैं, बिल पड़े हैं, लोगों के 8-8, 9-9 हज़ार के बिल हैं हाउस टैक्स के। ना उनके यहाँ कोई किराएदार है ना कुछ है, लेकिन वो अभी 9,000 रुपये का उनको बिल थमा दिया गया है हाथ में। देखिए, हर प्रत्येक 5 वर्ष में जो होता है पंचवर्षीय जो टैक्स वृद्धि की जाती है, ये उसी के अनुरूप की गई है। इस वर्ष जो है हमारा पंचवर्षीय कर निर्धारण इसमें समाप्त हुआ है। इसमें हमारे यहाँ पर निदेशालय स्तर से भी अब एक इस पूरी पॉलिसी में चेंजेस के लिए बात हो रही है और इसको सर्कल रेट के आधार पर इसको लाया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया अभी नियमावली अभी इसकी बन रही है। वर्तमान में जो एक हमारी सामान्य दर है 10% के आधार पर पंचवर्षीय पूर्ण होने पर इस रेट को बढ़ाया गया है। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि जैसे किराएदारी या किसी के संबंध में अगर किसी को भी अपनी आपत्ति उसमें दर्ज करानी है तो वो नगर पालिका में आके इस चीज़ को अपनी आपत्ति एक अपने घर को उसको दर्ज करा सकता है। नगर पालिका द्वारा भवन कर में की गई और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना देकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में किसानों ने गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करने, पुलिस द्वारा काटे जा रहे भारी भरकम चालानों को रोकने और 100 रुपए के चालान तय करने, प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार किसानों का कर्ज माफ करने, मिल से गन्ने का भुगतान तुरंत दिलाने और किसानों के लिए बिजली मुक्त कराने की मांग की। किसानों ने धरना प्रदर्शन के दौरान कहा कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होते हुए भी किसानों को बिजली मुक्त नहीं मिल पा रही है, जो अन्यायपूर्ण है।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन करा गया और अपनी जो प्रदेश की और जिले की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नाम एक ज्ञापन भिजवाया। सरकार अच्छा काम करो, किसान और मजदूरों के हित में कार्य करो। अभी गन्ने का सीजन चला हुआ और गन्ने का सीजन लगभग 15 दिन हो गए चले हुए, लेकिन आज तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का भाव नहीं घोषित किया। हमारा उत्तराखंड सरकार से मांग यह है कि वो कम से कम महंगाई को देखते हुए 500 रुपये गन्ने का भाव घोषित करो। नेशनल हाईवे और भटहिड़ी राजपुतान में देर रात हाथी आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आबादी वाले क्षेत्र में पहली बार गांव में हाथी की दस्तक से देर रात हाथी को देखने के लिए कुछ लोग उत्सुक नजर आए तो कई लोग डरकर भागने लगे। हाईवे पर कुछ देर चहलकदमी करने के बाद हाथी जंगल की ओर चला गया। सुबह सुबह हाथी आने की खबर ग्रामीण क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और गांव में हाथी चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब गांव में जंगली हाथी मुख्य रास्ते से होता हुआ हाईवे पर पहुंचा। हाथी की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में वन अधिकारियों की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के भीमताल आने वाले पर्यटक अब एक अनोखे वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकेंगे, जो उन्हें दूसरी जगहों पर आमतौर पर नहीं मिलता। पर्यटन विभाग ने ज्यादा पर्यटकों को लुभाने के लिए भीमताल झील में वाटर साइकिलिंग की शुरुआत की है। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के भीमताल आने वाले पर्यटक अब अनोखे वाटर स्पोर्ट का मजा ले सकेंगे, जो उन्हें दूसरी जगहों पर आमतौर पर नहीं मिलता है। पर्यटन विभाग ने ज्यादा पर्यटकों को लुभाने के लिए भीमताल झील में वाटर साइकिलिंग की शुरुआत की है। जी, वाटर साइकिल्स एक न्यू एक्टिविटी आपका ये जो हमारा लेक डिस्ट्रिक्ट है इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट है, तो इसका काफ़ी क्रेज़ भी है और काफ़ी टूरिस्ट इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो अभी हमने इसको लेक भीमताल में चालू किया है। ऑपरेटरों के मुताबिक 8 साल के बच्चों समेत सभी उम्र के लोग वाटर साइकिलिंग का मजा ले सकते हैं। अभी सर हमारे पास 4 बोट्स रनिंग में हैं, 2 सिंगल 2 डबल। तो इसका प्राइस 500 पर पर्सन रहता है, हाफ एन आवर की टाइमिंग रहती है। तो इसका वैसे एवरेजली हम हाफ एन आवर ही देते हैं, अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है तो हम ज़्यादा भी दे देते हैं। ऐसा ये बेसिकली वाटर साइकिल है, ये पूरी बैलेंस रहती है। साइकिलिंग मेन जैसे हम रोड में साइकिल चलाते हैं, ऐसे पानी में भी आप साइकिल चला सकते हैं। तो इसमें पूरी बैलेंस रहती है। इसको बच्चे भी कर सकते हैं, 8 ईयर से या 10 ईयर वाले बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। वाटर साइकिलिंग का मजा लेने वाले पर्यटक इसे अनोखा और रोमांच से भरा एहसास बता रहे हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्ट से देखें तो दिल्ली में जो हालत है प्रदूषण की, उसके हिसाब से तो यहाँ आना है मस्ट। हर आदमी को मुझे लगता है 15 दिन पे 3 वीक पे 2-3 वीक पे तो आना चाहिए। और जहाँ तक रही साइकिलिंग की बात की, नॉर्मली हम नाव और बाकी चीज़ें तो काफ़ी देखते हैं, बट ये बहुत कम दिखा है। इनफैक्ट मैंने भी पहली बार किया है, हालांकि मैं बराबर आता जाता रहता हूँ। एंड इसको करके यही लगा कि नहीं, स्टेमिना बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज ये 1 किलोमीटर का हमने राउंड मारा, 3-4 बार हमने रिसेस लिया, फिर धीरे से किया। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वाटर साइकिलिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्टिविटी ये अलग एक्टिविटी है, इसको करना भी जैसे पैराग्लाइडिंग किया है वैसे वाटर साइकिलिंग करना भी जरूरी है। मतलब आए हैं तो करना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस है। अधिकारियों ने बताया कि वाटर साइकिलिंग नैनीताल जिले के लिए प्लान की गई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र संकल्प यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी जल्द ही यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में कई हिंदू संगठन के लोग भाग लेंगे। हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि जिस तरह से बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, उसी तरह उत्तराखंड में भी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिंदू रक्षा दल संकल्प यात्रा निकलेगी। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा में उत्तराखंड के अलावा यूपी से भी भारी संख्या में लोग भाग लेंगे। वहीं RHRD के राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उत्तराखंड में भी संकल्प यात्रा को निकाला जाएगा। बागेश्वर बाबा धाम जी की आह्वान पर जो एक यात्रा निकाली जा रही है, उसमें सर्व हिंदू समाज शामिल रहेगा।
भैरव सेना, राष्ट्रीय बजरंग दल या जो भी अन्य संगठन देहरादून में काम कर रहे हो, किसी भी संगठन, हम सबके पास एक विनती करने जाएंगे कि हर हिंदू इस यात्रा में शामिल हो, ना किसी जातिवाद की। और 10 तारीख से पहले ये यात्रा हमारी शुरू होनी है। इसमें उत्तर प्रदेश से भी भारी संख्या में, हमारी अभी बात चल रही है नरसिंहगंज महाराज जी से भी, वो भी आ सकते हैं। भारी संख्या में इसमें उत्तर प्रदेश से भी लोग आने का आश्वासन है हमें। और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हम हिंदू राष्ट्र संकल्प यात्रा के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। हमारी संस्था का ध्येय सिर्फ इतना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सहयोग में हम भी अपनी यात्रा निकालेंगे 10 तारीख से पहले, जिसका ज्ञापन विधिवत। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से खेल प्रदेश में महाकुंभ प्रतियोगिताओं का सफल संचालन किया जा रहा है। और इसी क्रम में जिला युवा कल्याण अधिकारी चंपावत जसवंत सिंह खरायत के दिशा निर्देश में लोहाघाट के युवा भवन में जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि चांद वोहरा, विशिष्ट अतिथि पूर्व युवा कल्याण अधिकारी हरीश जोशी, मल्लिकार्जुन स्कूल के प्रधानाचार्य राहुल देव ने किया। सभी अतिथियों ने जिले में खेल महाकुंभ के सफल संचालन के लिए जिला युवा कल्याण अधिकारी जसवंत सिंह खरायत की सराहना की और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। बता दें, खिलाड़ियों का सारा खर्च विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में वनवसा के 31, लोहाघाट के 45 कराटे खिलाड़ियों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। प्रतियोगिता में कराटे खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। अंतर्गत पूरे जनपद में 16 प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और मलखम्ब और मुर्गा झपट, बॉक्सिंग, ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की गई। आज जैसा कि आज अंतिम दिवस पर कराटे प्रतियोगिता लोहाघाट के युवा भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से विजयी प्रतिभागियों को विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रथम पुरस्कार स्वरूप 800 रुपया, 600 रुपया और 400 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से प्रतिभागियों के खातों में दिया जाएगा। साथ ही चयनित प्रतिभागियों द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रोत्साहन मिलती है। और आज कराटे का खेल महाकुंभ है। पिछले बार भी मैंने खेला था और मेरा राज्य स्तरीय में मेडल था, और इस बार भी मैं चाहूँगी कि मैं खेलूँ और मेरा राज्य स्तरीय में भी मेडल आए। सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी है। मैं बहुत खुशी होती है कि सरकार द्वारा जो है कि खेल भावना को, महाकुंभ में खेल भावनाओं को आगे बढ़ाने का एक काम किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार द्वारा, और बहुत सराहनीय कार्य है। और इसमें हमारे युवा जो ग्रामीण जो क्षेत्र के जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं, काफ़ी कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।